हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अजीत केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोगों ने सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ रखा है। आज हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या होता है? हम लोग दो सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर और बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। दो सॉल्वेंट ले रहे हैं हम लोग, बेंजीन एंड वाटर। क्या देख रहे हैं हम? बेंजीन भी हमारा सॉल्वेंट है बेटा यहाँ पे, और वाटर भी हमारा क्या है, वाटर भी क्या है बेटा, हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है ना, दो सॉल्वेंट लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि बेंजीन में अगर हम ग्लूकोज को डिजोल्व करते हैं, ग्लूकोज को डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व हो जाता है। सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं तो सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है। शुगर को डिजोल्व करते हैं तो शुगर भी क्या हो जाता है, डिजोल्व कर जाता है। लेकिन जब मैं ऑयल को डिजोल्व करता हूं तो ऑयल डिजोल्व नहीं करता है। कार्बन डाइसल्फाइड को डिजोल्व करता हूं तो कार्बन डाइसल्फाइड डिजोल्व नहीं करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को डिजोल्व करता हूं तो CCl4 बेटा डिजोल्व नहीं करता है। ठीक है। नैप्थलीन को नैप्थलीन नैप्थलीन को डिजोल्व करता हूं तो नैप्थलीन भी डिजोल्व नहीं होता है। एंथ्रासीन को डिजोल्व करता हूं तो एंथ्रासीन भी बेटा डिजोल्व नहीं करता। तो क्या देख रहे हैं, कुछ चीजें पानी में डिजोल्व हो रहा है और कुछ चीजें पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आप वही काम मैं बेंजीन में करता हूं, तो बेंजीन में देख रहा हूं तो ग्लूकोज पानी में डिजोल्व नहीं कर रहा, सॉरी बेंजीन में डिजोल्व नहीं हो रहा है। सॉल्ट बेंजीन में डिजोल्व नहीं हो पा रहा है। सॉल्ट बेंजीन में डिजोल्व नहीं हो पा रहा है। शुगर जो है वो बेंजीन में डिजोल्व नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऑयल जो है वो बेंजीन में क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। कार्बन डाइसल्फाइड बेंजीन में क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। CCl4 बेंजीन में क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। नैप्थलीन नैप्थलीन जो है वो बेंजीन में क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। एंथ्रासीन भी क्या कर रहा है बेटा, एंथ्रासीन भी पानी में क्या कर रहा है, डिजोल्व। नैप्थलीन वही होता है जो कपड़े, व्हाइट कलर की गोली देखते होगे आप लोग, क्या कहते हैं, कपड़े जब ठंडी वाला कपड़े को बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक व्हाइट कलर का बॉल यूज कर देते हैं, जिससे हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, बच जाता है, मतलब प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है ना। तो नैप्थलीन बॉल आता है जो कपड़े को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, पुराने कपड़े को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है ना, जिससे हमारा कपड़ा क्या हो, खराब ना हो। तो देखते होगे आप मार्केट में 10 रुपए की गोली आती है, व्हाइट कलर की होती है, वो देख लेना, उसको नैप्थलीन बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, कुछ चीजें पानी में डिजोल्व हो रहा है, कुछ चीजें पानी में डिजोल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना बेटा। नैप्थलीन में 2 बेंजीन होते हैं, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन का कंपाउंड होता है। ठीक है ना, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लेंगे। ठीक है ना। अभी हम क्या देख रहे हैं कि कुछ चीजें पानी में डिजोल्व हो रहा है, कुछ चीजें पानी में डिजोल्व नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कुछ चीजें पानी में डिजोल्व हो रहे हैं, कुछ सब्सटेंस जो है वो पानी में डिजोल्व हो रहा है, कुछ सब्सटेंस पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है। कुछ सब्सटेंस बेंजीन में डिजोल्व हो रहे हैं, कुछ सब्सटेंस बेंजीन में डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने इसके पीछे रीजन जानने की जो कोशिश किया, तो क्या देखते हैं हम लोग, रीजन जानने की कोशिश किए तो देख रहे हैं क्या कि H2O कैसा होता है बेटा। H2O जो है वो पोलर नेचर का होता है। H2O कैसा होता है, पोलर। पोलर का मतलब देखो, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अगर जो बच्चे क्लास 11 नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, पोलर का मतलब होता है जहां पे चार्ज होता है, जहां पे चार्ज डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कहते हैं। लाइक डिजोल्व लाइक, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वहां पे क्या होगा बेटा, हमारा चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानती होगे ना, कुछ कुछ तो आप लोग जानते होगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आने पे घटता है। ये सब पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ चुके हैं,
है ना। तो देखते हैं जहां पे चार्ज डेवलप होता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा है सर, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो गया सर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो याद रखना जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रो पोलर को हम लोग डायपोल मूवमेंट में हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये होता है बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम लोग निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ईएन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा, जहां कहीं भी मैं ईएन लिखूं तो समझ जाना कि इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देख रहा हूं क्या कि वाटर में जो है बेटा चार्ज डेवलप हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ पे चार्ज बन रहा है, इसका मतलब चार्ज डेवलप हो रहा है, चार्ज बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, वाटर हमारा क्या होगा, पोलर होगा। वाटर क्या होगा बेटा, पोलर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं सॉल्ट में। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaCl, नमक। इसमें भी क्या देख रहे हैं, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यानी कि जहां जहां चार्ज डेवलप होगा वहां वहां वो पानी में क्या होगा, जिसमें चार्ज डेवलप होगा उसमें वो क्या होगा, पानी में डिजॉल्व कर जाएगा, क्योंकि पानी में भी चार्ज हो रहा है और नमक में भी क्या हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है, इसलिए चार्ज दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे, डिजॉल्व कर जाएंगे। सर ये बात तो समझ में आ गया। सर ग्लूकोज का क्या होता है सर सीन, ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लो। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। इसका स्ट्रक्चर नहीं देख रहा, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में इसके बारे में स्टडी कर लेंगे। फिलहाल हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। इसमें CC बॉन्ड होता है बेटा, इसमें CH बॉन्ड होता है, CO बॉन्ड होता है, और OH बॉन्ड होता है। तो बेटा CC के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता है, तो नो चार्ज डेवलप। CH के बीच में भी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है भी तो बहुत ही कम है, 0.4 से कम है बेटा। 0.4 से अगर कम होता है उस पर उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली सेम मान लेते हैं। तो खैर इन दोनों के बीच में कोई भी चार्ज डेवलप, नो चार्ज डेवलप। जब चार्ज डेवलप नहीं हो रहा तो सर ये तो नॉन पोलर होगा। चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है तो क्या होगा बेटा, नॉन पोलर होगा। लेकिन नहीं, आगे देखो सीओ में क्या होता है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसा हो गया, यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ, चार्ज डेवलप होने के कारण यहाँ पे चार्ज, इस कारण से ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा पोलर। तो ग्लूकोज क्या हो जाता है बेटा, पोलर हो जाता है नेचर का। तो याद रखना ग्लूकोज कैसा है बेटा, पोलर होता है नेचर में, इस कारण से वो पानी में क्या कर जाता है, डिजॉल्व कर जाता है। ठीक है, लिख लो इसको, फिर हम देखते हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है सर शुगर क्यों करता है, सर शुगर भी वही है, 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज ले लो, बिता दो इसको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिल करके शुगर बनता है। अब देखो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ग्लूकोज का, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे भी CC बॉन्ड होगा बेटा, CH बॉन्ड होगा, CO बॉन्ड होगा, और OH बॉन्ड होगा। तो बेटा यहाँ पे नो चार्ज डेवलप, यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये निगेटिव हो जाता है, यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है CO बॉन्ड में। CO बॉन्ड में चार्ज डेवलप होने के कारण ये हमारा कैसा हो जाता है, ग्लूकोज शुगर जो है बेटा, ये हमारा कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। तो पोलर के साथ वो क्या कर जाएगा, डिजॉल्व कर जाएगा, मतलब पानी में डिजॉल्व कर जाएगा। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन ये निकाले कि पोलर जो है वो पोलर के साथ डिजॉल्व होता है, और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होता है। यानी कि सॉल्युबिलिटी को हम लोग एक वर्ड यूज करते बेटा, लाइक, डिजॉल्व, लाइक। मतलब लाइक, डिजॉल्व, लाइक, जैसा हमारा सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट भी हमारा क्या होना चाहिए बेटा, वैसा ही होना चाहिए, तभी वो डिजॉल्व करेगा। अगर जैसा हमारा सॉल्यूट है वैसा सॉल्वेंट नहीं है तो वो हमें डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे बेंजीन, बेंजीन में देखो, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6।
है ना, यहाँ पे CC बॉन्ड है और CH बॉन्ड है, नो चार्ज डेवलप, कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, नो चार्ज। इसके कारण से ये कैसा हो जाएगा बेटा, नॉन पोलर हो जाएगा। इस कारण से ये क्या हो जाता है, इस पर नॉन पोलर वाले सब्सटेंस ही क्या करेंगे, डेवलप होंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, इस कारण से ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो यहाँ पे नोट में लिख देता हूं मैं, जिससे आप लोग को याद रहे नोट में, पोलर सॉल्यूट dissolve in polar solvent, polar solute dissolve in polar solvent, and non-polar solute dissolve in non-polar solvent। सर ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन सर हम तो पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी, लेकिन सर आप तो ये पढ़ा रहे हो, है ना। ये देखो, जब तक हमें, आप देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब कोई भी सब्सटेंस कितना घुल रहा है, ठीक है ना। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि पहले घुले तो घुलेगा ही, जब डिजॉल्व ही नहीं होगा तो हम सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। डिजॉल्व मतलब कि हमें सॉल्युबिलिटी को जाने, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों अगर डिजॉल्व करेगा तभी जाकर हम सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं ना, है ना। जब आप सॉल्युबिलिटी होता क्या है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी को पढ़ने से पहले हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के बारे में जानना होगा, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी का नेचर ही डिफरेंट होगा, डिजॉल्व ही नहीं होगा, तो सॉल्युबिलिटी होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है जानते, सपोज कर लो कि एक कंटेनर है सर, इस कंटेनर में हम लोगों ने 1 लीटर पानी डाल दिया सर, और इस लीटर में हम लोगों ने 1 स्पून क्या कर दिया मैंने, 1 स्पून हम लोगों ने क्या कर दिया, NaCl डाल दिया, 2 स्पून NaCl डाला, 3 स्पून NaCl डाला। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि सर 3 स्पून डाला तो डिजॉल्व हो गया, चौथा स्पून भी डाला तो सर हिलाने कुछ दिक्कत सही, लेकिन सर डिजॉल्व हो गया। लेकिन जब जैसे ही मैं सर 5वां स्पून डालता हूं इस कंटेनर में, तो वो NaCl नमक जो है वो पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाता है, वो नीचे में बैठ जाता है। तो इसका मतलब मैंने क्या समझा, मैंने ये समझा कि 1 लीटर में मैक्सिमम क्या हो सकता है बेटा, 4 ही स्पून NaCl क्या कर सकता है, डिजॉल्व हो सकता है ना। तो ये जो 4 स्पून NaCl, इसका क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट हो गया, है ना। तो किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर 9th-10th में पढ़ाया जाता है कि 100 ml में 36 ग्राम NaCl क्या कर सकता है बेटा, डिजॉल्व कर सकता है। 100 ml में 100 ml में 36 ग्राम NaCl क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर। 36 से अगर 37 में ग्राम डालोगे तो 1 ग्राम क्या कर जाएगा, नीचे में बैठ जाएगा। तो एक 100 ml में कितना ग्राम NaCl डिजॉल्व हो सकता है, 36 NaCl। तो 36 से ज्यादा वो डिजॉल्व नहीं होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस express the maximum, ये MaX के पावर n का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है तभी हम सॉल्युबिलिटी निकाल पाएंगे, अगर सॉल्वेंट में डिजॉल्व ही नहीं होगा, तो जैसे बेंजीन में अगर मैं
शुगर को डिजॉल्व करने की कोशिश, शुगर का एक दाना भी डिजॉल्व नहीं हो पाएगा बेंजीन में। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि शुगर जो है बेटा पोलर है, वो नॉन पोलर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम इसको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन होने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या होना पड़ेगा बेटा? सेम होना पड़ेगा, तभी हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर वर्ड देखो, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब देखो सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होता है बेटा, इसका जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं, इसका जो यूनिट यूज करते हैं वो ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर, या आजकल इसी के बदले इसको क्या यूज कर सकते हैं? मोल पर लीटर। हम दोनों में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो ग्राम में कर सकते हैं या तो मोल में हम इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी लिख लो इसको, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स affecting solubility, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। पहला होता है बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। समझ में आ गया होगा? अगर पोलर होगा तो पोलर के साथ, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर। दूसरा होता है बेटा इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफेक्ट करने पे भी हमें क्या होता है? सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। थर्ड होता है इफेक्ट ऑन प्रेशर, अगर मैं आपको सॉल्युबिलिटी का मतलब समझाऊं तो सॉल्युबिलिटी का मतलब तो इतना फिक्स हो गया बेटा अब कि यहाँ पर लिक्विड जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। अगर आपको कहीं पे भी सॉल्युबिलिटी मिले तो समझ जाना कि सॉल्युबिलिटी का मतलब हमारा सॉल्वेंट ही है। सॉल्युबिलिटी का मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया बेटा? हमारा फिक्स हो गया कि सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होगा। इसका मतलब सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है बेटा? सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है ना। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है, यानी कि सॉल्युबिलिटी का मतलब सॉल्वेंट फिक्स हो गया, सॉल्यूट जो है वो डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या होगा? सॉल्युबिलिटी का मतलब आपसे पूछा जाएगा कितने तरह के सॉल्युबिलिटी होते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, पहला टाइप हो गया ये। दूसरा होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas in liquid। थर्ड हो गया solubility of liquid in liquid। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो पढ़े थे, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बेटा लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। सॉल्युबिलिटी का नाम आते ही हमें फिक्स हो जाता है कि वो क्या बेटा? लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हम लोग हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में हम लोग रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पे पढ़ेंगे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहला जो है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर तो फिक्स हो गया कि सॉल्वेंट जो होगा बेटा वो क्या होगा? हमारा लिक्विड होगा, और सॉल्यूट जो होगा वो हमारा
सॉलिड होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब देखो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमें मालूम है एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। हर एक सॉलिड जो है वो गिवन लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है। जैसे पानी में अगर मैं नैप्थलीन जो कि सॉलिड है डिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो क्या वो डिजॉल्व हो जाएगा? नैप्थलीन बॉल जो कि हम लोग कपड़ों में व्हाइट कलर की होती है वो, ठीक है ना, मार्केट में बोलना नैप्थलीन बॉल देने के लिए वो दे देगा आपको, ठीक है ना। तो पानी में अगर डिजॉल्व करोगे तो पानी में वो डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन वहीं पर शुगर जो है वो पानी में क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। वही नैप्थलीन बॉल बेंजीन में डिजॉल्व करोगे, बेंजीन भी क्या है? सॉल्वेंट है, उसमें डिजॉल्व करोगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको इसमें डिजॉल्व करोगे पानी में तो क्या कहते हैं हम लोग, वो डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। शुगर को डिजॉल्व करोगे बेंजीन में तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, है ना। एवरी सॉलिड does not dissolve in a given liquid. Every solid does not dissolve in a given liquid, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना चाहते हो, वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं मैं, है ना। और बेंजीन भी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे आपको समझ में आसानी हो, ठीक है ना। अगर मैं शुगर को डिजॉल्व करता हूं यहाँ पे तो शुगर क्या होता है बेटा? डिजॉल्व हो जाता है, जबकि बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होता है। सॉल्ट को डिजॉल्व करता हूं तो सॉल्ट क्या होता है बेटा? डिजॉल्व हो जाता है पानी में, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे नैप्थलीन को डिजॉल्व करता हूं तो नैप्थलीन डिजॉल्व नहीं होता है, जबकि बेंजीन में क्या हो जाता है बेटा? हमारा डिजॉल्व हो जाता है। तो यानी कहने का क्या देख रहे हो, कुछ चीजें सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, कुछ जो है वो बेंजीन में डिजॉल्व हो रहा है। यानी कि हर एक सॉलिड हर एक लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। जानते होंगे पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग factors affecting solubility of solid in liquid, factors affecting solubility of solid in liquid। पहला होता है बेटा इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग। पोलर सॉल्यूट dissolve in polar solvent, non-polar solute dissolve in non-polar solvent, non-polar solute dissolve in non-polar solvent। अब देखो बेटा यहाँ पे हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो होता है बेटा, इसके सॉल्युबिलिटी के आधार पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा वो तीन तरह के होते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है बेटा यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसी में हम लोग पढ़ते हैं, पहला पॉइंट समझ में आ गया, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अभी तो हम लोग पहला इंट्रोडक्शन क्लासेस यहीं पे था हमारा ना, टाइप्स ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड
सॉलिड सॉल्यूशन। तो हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी। इसके आधार पर तीन तरह के होते हैं बेटा। एक होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है बेटा हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड थर्ड होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम एक एक करके इसको क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं। स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ एक्टिविटी करके बताता हूँ, है ना। आप बताना कि इसमें क्या हो रहा है, अभी आपको खुद पता चल जाएगा। सपोज कर लो कि एक कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में मैंने 1 लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया, और इस वाटर की जो कैपेसिटी है बेटा, इस वाटर की जो कैपेसिटी है वो मान लेते हैं हम लोग कि इसमें 10 ग्राम NaCl ही क्या कर सकता है। कैपेसिटी कितना है बेटा इसका, 10 ग्राम कैपेसिटी जो है वो कितना है बेटा, 10 ग्राम NaCl को क्या कर सकता है, वो डिजोल्व कर सकता है। तो सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 ग्राम NaCl को क्या किया बेटा, डिजोल्व किया। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें 5 ग्राम और डिजोल्व हो सकता है, ठीक है ना। एक कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर में भी मैंने क्या कर दिया, 1 लीटर ही क्या किया मैंने, वाटर लिया, लेकिन अब मैंने यहाँ पर 10 ग्राम NaCl को डिजोल्व कर दिया। मतलब जितनी कैपेसिटी थी सब के सब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। एक और कंटेनर लिया मैंने, सेम कंटेनर, एक लिक्विड, यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बेटा, 15 ग्राम NaCl को क्या कर दिया बेटा, डिजोल्व कर दिया। तो अब बताओ क्या होगा। इसमें क्या था बेटा, इसमें पूरे के पूरे NaCl क्या थे, जो ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं, इसमें कितने ग्राम NaCl थे, 5 ग्राम NaCl डिजोल्व था। यहाँ पे पूरे के पूरे 10 ग्राम NaCl क्या थे बेटा, डिजोल्व थे। यहाँ पर क्या हुआ होगा भैया, इसकी कैपेसिटी तो 10 ग्राम की ही है, तो 10 ग्राम ही तो डिजोल्व होगा ना, और 5 ग्राम इसके नीचे क्या हो जाएगा बेटा, बैठ जाएगा, है कि नहीं। यानी कि डिजोल्व कितने हुए, डिजोल्व यहाँ पे भी कितने ग्राम हुए बेटा, 10 ग्राम ही हुआ है, और 5 ग्राम क्या है बेटा, नीचे सेटल डाउन हो गया, और अनडिजोल्व कितने हो गए बेटा हमारे, 5 ग्राम, मतलब डिजोल्व नहीं है ये। ऐसे हो ना, नहीं समझ में जैसे समझो। सपोज कर लो कि इस रूम की जो कैपेसिटी है, इस कोचिंग सेंटर की जो कैपेसिटी है, वो मान लेते हैं कि 40 बच्चों की है। इस रूम में, इस कोचिंग से, इस क्लास में जो है, इस क्लास की कैपेसिटी कितना बोला मैंने, 40, और बच्चे आ कितने रहे हैं बेटा, 20 बच्चे आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि क्लास में 40 की कैपेसिटी है, आया है कितना, 20, यानी कि 20 बच्चे और आ सकते हैं। तो ये क्लास कैसा हो गया बेटा हमारा, अनसैचुरेटेड क्लास हो गया। जब बच्चा क्या करता है, जब जिसमें और डिजोल्व हो सकता है, तो इसको बोलते बेटा हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो कि पूरा का पूरा क्लास 40 बच्चों का था, क्लास की कैपेसिटी 40 बच्चों की है, और 40 के 40 बच्चे आ गए यहाँ पे, तो बताओ ये क्लास कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अब मतलब यहाँ पे एक भी बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो सकता, एंट्री नहीं ले सकता है। लेकिन अगर मान लो कि अगले दिन 50 बच्चे आ गए, अब अगले दिन 50 बच्चा आ गया, तो इसका मतलब इस क्लास में 40 बच्चा क्या करेगा, बेंच पे बैठेगा। तो 10 बच्चा कहाँ बैठेगा, 10 बच्चा जो है बेटा वो नीचे बैठेगा। 10 बच्चा कहाँ बैठेगा, नीचे बैठेगा। तो 10 बच्चा जो नीचे बैठेगा, इसका मतलब वो क्या हो गया, 40 बच्चा डिजोल्व है, 40 बच्चा सीट पे बैठा, 10 बच्चा नीचे बैठा हुआ है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको हम इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ही कहते हैं। यानी कि इसमें देखो 5 ग्राम था, 10 ग्राम की कैपेसिटी है, और इसमें डिजोल्व कर सकते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहा जाता है। अब इसमें 10 ग्राम कैपेसिटी था, 10 के 10 डिजोल्व हो गए। इस रूम की, इस क्लास की कैपेसिटी 40 बच्चों की थी, 40 के 40 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बेंच, सबको सबको बेंच डेस्क पे बैठा हुआ है, बेंच पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि 10 के 10 इसमें क्या है, डिजोल्व है, इसका मतलब ये हो गया बेटा सैचुरेटेड।
लेकिन अगर मान लो क्लास की कैपेसिटी 50 बच्चों की, 40 बच्चों की थी, 50 बच्चे आ गए तो 40 बच्चे तो बैठ गए, 10 बच्चे कहाँ बैठेंगे? नीचे फर्श पे बैठेंगे ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये अभी भी क्या है, मतलब बेंच पे कितने बच्चे बैठे हैं? 40 बच्चे ही तो बैठे हैं। ये क्लास अभी भी क्या है बेटा हमारा? ये अभी भी हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन ही है। इसको हम लोग सुपर सैचुरेटेड नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो बच्चा नीचे बैठा हुआ है बेटा, वो आकर के मुझसे बोलेगा कि सर क्या मैं आपको पैसा नहीं दे रहा हूं क्या, है ना, आप मुझे नीचे क्यों बैठा रहे हो? तो मैं क्या करूंगा, मैं फोर्स, जैसे 20 बच्चे था, बच्चे आ रहे थे कहीं से कहीं बैठ रहे थे, है कि नहीं, कोई रोक टोक नहीं था। 40 बच्चे आए तो भी रोक टोक नहीं था। जब 50 बच्चे हो गए तो अब मुझे आना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, जहां पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं वहां पे फोर्सली मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे 4 बच्चे बैठो, है ना। जहां पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं वहां पे मैं क्या करूंगा, 3 बच्चों को बैठा दूंगा। यानी कि इस तरह से मैं क्या करूंगा, इसको एडजस्ट कर दूंगा। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन में तो बच्चा नहीं बैठा है ना, इसके लिए मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ रहा है ना। इस कारण से वो क्या हो जाएगा बेटा, तब बच्चा क्या करेगा, नीचे, तो नीचे से ऊपर बैठ जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी इस 5 ग्राम को मुझे इस क्लोजर में लाना होगा, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा बेटा, हीट करना होगा। यानी कि सेम कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में कैपेसिटी 1 लीटर की है, 10 ग्राम है, लेकिन अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको हीट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं इसको हीट कर दूंगा। तो जो आपका 10 ग्राम डिजॉल्व था, सॉरी ब्लैक से लिख देता हूं इससे कंफ्यूजन नहीं हो, 1 लीटर वाटर है कि नहीं। अब मैं इसको क्या कर दिया, मैंने इसको हीट कर दिया। हीट कर दिया तो सिंपल सा लॉजिक है, अब यहाँ पे 10 के 10 तो जो डिजॉल्व वो तो थे ही, और 5 भी क्या कर जाएगा बेटा, अब यहाँ पे 15 ग्राम क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो जहां पे हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत पड़ रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप रसगुल्ला वगैरह खाते हो तो चाशनी, जलेबी, तो जलेबी में को जो डुबा, जिसमें डुबाया था वो चाशनी जो है उसमें बहुत सारे मात्रा में क्या होते हैं, चीनी को क्या कहता है, डिजोल्व किया जाता है। कैसे किया जाता होगा, खौलते हुए पानी में हम लोग क्या करते हैं, 1 लीटर, एक केजी, 2 केजी, 3 केजी चीनी को क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, जो कि इस कंटेनर में जब हीट करते हैं तब जाकर के वो चीनी क्या होता है, डिजोल्व होता है। समझ में आ रहा है? तो चाशनी इसका बेस्ट एग्जांपल है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। ठीक है ना। तो अब इसको एक एक करके हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिफाइन करते हैं। लिखो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, unsaturated solution, such a solution, such a solution in which no more solute, sorry, in which more solute, more solute can be dissolved at given temperature and pressure। ठीक है ना बेटा। दूसरा होता है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, such a solution in which no more solute can be dissolved at given temperature and pressure। लास्ट होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, such a solution
in which more solute can be dissolved at different temperature and pressure। उसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब ये लिख लिया होगा तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके क्या बनाता है बेटा? एक सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल करके सॉल्यूशन बनाता है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग डिसॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिसॉल्यूशन। और सॉल्यूशन से अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना? अगर मैं आपको बोलूं डिसॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए तो डिसॉल्यूशन होता है क्या बेटा? जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन की मात्रा क्या हो जाती है? सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डिसॉल्यूशन कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है वो किसका होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होता है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट and solvent। इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड ऑन एडेड इन द सॉल्यूशन in the solvent, then concentration, यहां से लिख दो, then some solute dissolve in the solvent। This process is called dissolution। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? When solid solute is added to the solvent, then some solute dissolve in the solvent। This process is called dissolution। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक में? या तो इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा होता है बेटा हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब आप पानी में नमक को डालते हो, बहुत सारा नमक डाल दिए तो नमक के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा बेटा? कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, और जिसके कारण क्या हो जाता है बेटा? हमारा सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, और सॉल्वेंट भी हमारा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है इंटरेक्शन होता है बेटा, इंटरेक्शन बिटवीन, अच्छा BW का मतलब बिटवीन होता है। BW जहां कहीं भी लिखा हो समझ जाना कि वो क्या है बेटा? बिटवीन है। इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट। कोई दिक्कत है यहां तक में? कोई दिक्कत है? इसको ऐसे भी लिखा सकते हो, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, देन solute particles collide। देन solute particles क्या कर जाएगा बेटा हमारा? collide and get separated।
and get separated. ठीक है ना, some solute particles in the solution and solute particles collide and get separated. ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इसी को हम लोग क्या बोलते बेटा, डिसक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। लिख लो इसको। अच्छा, ये जो काम होता है बेटा एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे rate of these solutions equal to rate of crystallization। मैंने बोला था ये किस पर होता है, इक्विलिब्रियम पे। जैसे मान लो मैंने बोला था आपको कि 40 बच्चों का ये क्लास है, 40 के 40 बच्चों इस पर बैठे, 50 मतलब 10 बच्चे कहाँ बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। अब मान लो एक दिन जो बच्चा, उसको पता चल गया कि सर जो है, सर के क्लास में 50 बच्चे आते हैं, सीट जो है वो 40 का ही है, तो जो बच्चा कल नीचे बैठा था वो बहुत पहले आकर के क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा और वो क्या करेगा, सीट पे बैठ जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो नीचे का बच्चा जो ऊपर बैठ चुका है, इसका मतलब ऊपर से एक बच्चा जरूर क्या करेगा, वो नीचे बैठेगा। तो यह यहाँ पे भी होता है, सॉल्यूशन में भी होता है बेटा, सॉल्यूशन में भी वही काम होता है। जो मैंने आपको बोला था ना कि 15 ग्राम डिजॉल्व किया, 15 ग्राम NaCl, इसका मतलब 10 ग्राम तो डिजॉल्व हो चुका है, 10 ग्राम तो डिजॉल्व हो चुका है। 5 ग्राम में से 1 ग्राम, अगर मान लो एक मॉलिक्यूल अगर नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ का एक मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा होगा, ऊपर की ओर जा रहा होगा। यानी कि रेट ऑफ दिस सोल्यूशन इक्वल टू, ये साइमल्टेनियसली होता रहता है, जो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर में यह फिनोमेनन चल रहा होता है ना। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा, रेट ऑफ दिस सोल्यूशन, रेट ऑफ दिस सोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं बेटा, बराबर होते रहते हैं, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा, नेचर ऑफ सोल्यूट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। दूसरा जो है बेटा इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, दूसरा क्या था हमारा, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी का। सर पानी में हमें नमक को डिजॉल्व करना है या शुगर को डिजॉल्व करना है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, मान लो मुझे 2 लीटर पानी में मुझे आधा केजी चीनी को क्या करना है, डिजॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा लॉजिक है, मैं इसको क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा, तो शुगर क्या हो जाएगा बेटा, पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन क्या सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्या घटती नहीं है। चलो नमक भी तो सॉलिड है, या शुगर भी तो सॉलिड ही था ना। अब मैंने क्या किया, चूना ले लिया, चूना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने गर्म पानी में डाल दिया। क्या लगता है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, चूना भी सॉलिड है, लेकिन तुम पानी में डालते ही चूना जो है वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या देख रहे हो कि सॉलिबिलिटी बढ़ने पे क्या हो रहा है हमारा, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिजॉल्व नहीं होती, मतलब कम हो जाती है। क्या समझा, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ती भी है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी घटती भी है ना। सॉलिड के केस में देख रहा हूं मैं कि चूना जो है वो टेम्परेचर को क्या कर रहा है बेटा, घटा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। जबकि नमक के केस में और शुगर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। क्यों, चूना जो है वो गर्म पानी में डिजॉल्व नहीं होता है बेटा, लेकिन ठंडा पानी में वो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ये क्लास 9-10 से आप पढ़ते आ रहे हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर इज मतलब कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा सर तो सॉल्युबिलिटी को मैं एफ से रिप्रेजेंट करता हूं, एस, सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा। लेकिन बेटा ये होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस में, हमें इसमें हीट देना पड़ता है एंडोथर्मिक प्रोसेस में।
इसमें हीट क्या करना होता है बेटा, हमें देना होता है। यहाँ पर डेल्टा एच जो कि चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन हीट है, ये हमारा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट जाता है अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, है कि नहीं। यानी कि ऐसे भी लिख सकता हूं, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। यह जो होता है बेटा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव हो जाती है। इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, इसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है ना। जैसे अगर हम ठंडी में हमें ठंडी लगती है, गर्मियों में हमें गर्मी लगती है, ऐसा क्यों सर? हमारा बॉडी एंडोथर्मिक भी है और एक्सोथर्मिक भी बिहेव करता है। कैसे? अगर मान लो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है कितना बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर कितना है बेटा, 42 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सी बात है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। सिंपल सी बात है, बाहर का टेम्परेचर हम अंदर की ओर जा रहा होगा, इस कारण से हमें क्या लगता है बेटा, गर्मी लगती है। और ठंडी में क्या होता है बेटा, मतलब हम इस यहाँ पे क्या हीट ले रहे हैं, यहाँ से हम मतलब बाहर से हीट ले रहे हैं, मतलब हम एंडोथर्मिक हो गए गर्मियों में। ठंडी में क्या हो जाता है, ठंडी में बाहर का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है और आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37। अब कौन ज्यादा है कौन कम है, बाहर का टेम्परेचर कम है, आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, बाहर को टेम्परेचर दे रहे हो, यानी कि आप हीट रिलीज कर रहे हो। तो उस समय आपका बॉडी कैसा हो गया बेटा, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे भी वही होता है, नमक के केस में एंडो हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना के केस में वो एक्सो हो जाता है, रिलीज कर जाता है। कैसे, देख लेते हैं हम लोग, है ना। सर ये तो समझा दिए, इसको आप पेपर में कैसे समझेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। पेपर में कैसे लिखा हुआ रहेगा हम समझ जाएंगे कि ये एंडो है या एक्सो है। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग लेते हैं चूना वाला केस, कैल्शियम कार्बोनेट। हम लोगों ने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डिजोल्व किया। तो याद करना, याद रखना, कोई भी पुराना कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड टूटेगा, पुराना बॉन्ड टूटता है तो नया बॉन्ड बनता है। जब तक पुराना बॉन्ड नहीं टूटेगा, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देना पड़ता है, और जब बॉन्ड जुड़ता है तो उसमें एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। बॉन्ड तोड़ने में हमें एनर्जी देना पड़ता है और बॉन्ड बनाने में हमें बेटा एनर्जी क्या करती है, रिलीज होती है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे कंपाउंड है, इसको तोड़ना है मुझे तो एनर्जी देना पड़ेगा। जब इसको मैं तोड़ पानी में जाएगा और इसमें जो एनर्जी देना पड़ा मुझे, वो मान लेते हैं कि 10 किलो जूल पर मोल। कितना एनर्जी देना पड़ा, 10 किलो जूल पर मोल। ये पानी में आते ये टूट गया कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन। ठीक है ना। अब ये जैसे आयन में टूटा, इसके चारों ओर कौन से मॉलिक्यूल्स आ गए बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको घेर करके बैठ गया। ठीक है ना। पॉजिटिव को निगेटिव मिल जाएगा, यहाँ पर निगेटिव को पॉजिटिव मिल जाएगा, मतलब वाटर यहाँ पे आकर के इसको घेर लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम लोग हाइड्रेशन, है ना। क्लास 11th में आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया होगा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन मतलब इसमें एनर्जी रिलीज किया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट ही बना, अभी भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, लेकिन वो हाइड्रेटेड हो गया। इसके साथ कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ गया बेटा, वाटर। यानी कहने का मतलब, अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है बेटा, वो रिलीज हो रहा है हमारा -40 किलो जूल पर। उसने क्या किया, वाटर के साथ बॉन्ड बनाया। बॉन्ड मैंने क्या बोला, बॉन्ड बनने में, पहले लिख देता हूं मैं, बॉन्ड ब्रेक करने में, बॉन्ड ब्रेक करता है तो हीट रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और जब बॉन्ड ब्रेक करता है, जब बॉन्ड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। ये हमेशा फंडा याद रखना।
है ना। बॉन्ड टूटेगा तो इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन। जब बॉन्ड बना, कैल्शियम कार्बन और वाटर के बीच में बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज किया तो देखा गया कितना एनर्जी रिलीज हुआ बेटा, -40 किलो जूल। तो ओवरऑल कितना किलो जूल बेटा, 30 किलो जूल एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज करना चाहिए। 30 किलो जूल एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब एक रिलीज करने का मतलब, रिलीज करेगा मतलब बाहर का टेम्परेचर क्या करना होगा, जैसे मुझे अपनी बॉडी का टेम्परेचर रिलीज करना है तो बाहर का टेम्परेचर क्या होना पड़ेगा, ठंडा ना। तभी तो हम ठंडी के मौसम में अपने बॉडी से टेम्परेचर एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इस कंटेनर में आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को डाले हो और यहाँ पे आग लगाकर बैठा हुआ है। आप इसमें आग लगा दिए, यानी कि ये तो हीट किया हुआ है बेटा, तो वो एनर्जी रिलीज कहां से करेगा, इस कारण से वो एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता। इसको ऐसे भी समझते हैं, सपोज कर लो कि रामू नाम का लड़का जम्मू कश्मीर में है और मोहन नाम का लड़का जयपुर में है। जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेचर है बेटा वो 2 डिग्री सेल्सियस है और जयपुर का जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस है। रामू ने भी चाय का ऑर्डर दिया, मोहन ने भी क्या किया बेटा, चाय का ऑर्डर दिया। चाय का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस दोनों जगह पे है। वेटर लेकर आया, रामू को भी दिया और मोहन को भी दिया। सिंपल सा लॉजिक तुम्हें बताओ ना कि एक रामू नाम का जो लड़का है, रामू जो है वो कहाँ पे है बेटा, जीके में है। जीके मतलब जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर, वहां का टेम्परेचर कितना है बेटा, 2 डिग्री सेल्सियस। अब मोहन नाम का जो लड़का है, ऐसे समझो, मोहन नाम का लड़का है वो जयपुर में है। जयपुर में वहां का टेम्परेचर कितना है बेटा, 60 डिग्री सेल्सियस। टी मंगाया गया, टी का टेम्परेचर कितना है बेटा, टी का टेम्परेचर है 55 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे भी टी का टेम्परेचर कितना है बेटा, 55 डिग्री सेल्सियस। तुम ही बताओ, वो लेकर आया चाय, यहाँ पर चाय जल्दी ठंडा हो जाएगा और यहाँ पर तो चाय उल्टे गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टी का टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, वो इससे क्या करेगा, एनर्जी ले लेगा और चाय और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती भी है, ठीक है ना। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा थोड़ी, मुझे कैसे पता चलेगा कि सर ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो देखो इसको लिखते कैसे हम, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट डॉट H2O प्लस यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको हीट। अगर रिएक्टेंट के साइड में हीट लिखा हुआ मिल जाए प्लस में, प्रोडक्ट के साइड में, प्रोडक्ट साइड में अगर पॉजिटिव में हीट लिखा हुआ है, रिएक्टेंट साइड में अगर निगेटिव में हीट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक होगा। इसका मतलब ये कैसा होगा बेटा, हमारा एक्सोथर्मिक होगा। समझ में आ गया। जैसे देखो A प्लस बी प्लस माइनस हीट गिव्स अस C, इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तक में, या तो प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव साइन में लिखा हुआ मिल जाए या रिएक्टेंट साइड में निगेटिव साइन में लिखा हुआ मिल जाए, समझना कि वो कैसा है बेटा, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है सर, ये भी देख लेते हैं सर। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस, सपोज कर लो NaCl है, यहाँ पे भी वही काम करते हैं बेटा। NaCl को हम लोग पानी में डिजोल्व करते हैं तो फिर NaCl टूटेगा पहले, फिर नया बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं NaCl जो कि आयनिक बॉन्ड होता है बेटा, इसमें देना पड़ा हमारा 40 किलो जूल पर मोल। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इस कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है ना। और ये टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में, इसके चारों ओर कौन आकर के घिर गया बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। और तब मैंने देखा इसमें जो एनर्जी रिलीज हुआ बेटा, -10 किलो जूल पर मोल, 10 किलो जूल पर मोल। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अब ओवरऑल नेट
नेट एनर्जी का कितना हो गया, नेट एनर्जी चेंज, इंथैल्पी चेंज कितना हो गया बेटा हमारा 30 किलो जूल पर मोल, हो गया कि नहीं, पॉजिटिव में आ गया। मतलब मुझे इसको 30 किलो जूल और एनर्जी चाहिए हमें, तभी जा करके NaCl क्या कर सकता है, पानी में डिजॉल्व हो सकता है, नहीं तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको पेपर में कैसा हुआ लिखा हुआ मिलेगा, Na+Cl प्लस H2O NaCl, यानी कि ये कैसा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक, प्लस में आ गया ना, इसका मतलब हो गया एंडोथर्मिक, ठीक है। NaCl प्लस NaCl डॉट H2O, यानी कि 30 किलो जूल और चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पर क्या क्या करना होगा, आग देना पड़ेगा। तो याद रखना, एक्सो में हमें बाहर का टेम्परेचर ठंडा रखना पड़ता है, और एंडो में हमें बाहर का टेम्परेचर क्या करना होता है बेटा, गर्म करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इससे आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। माइनस हीट लिखा हुआ मिल गया, यानी कहने का मतलब रिएक्टेंट के तरफ, रिएक्टेंट साइड पे यदि हीट प्लस में लिखा हुआ मिल जाए, प्रोडक्ट साइड पे यदि हीट निगेटिव साइन में लिखा तो समझ जाना कि ये कैसा प्रोसेस है बेटा, एंडोथर्मिक है। आई होप आपको अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती भी है और घटती भी है। ऑन, तो मैं यहाँ पर नोट में लिख देता हूँ, याद रखना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature, solubility of solid in liquid may be increases और decreases, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट इफेक्ट है बेटा हमारा प्रेशर इफेक्ट। तो आप जानते होंगे सॉलिड और लिक्विड को तो हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते। जब आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते हो, जब आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते हो तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। लास्ट इफेक्ट है बेटा इफेक्ट ऑन प्रेशर। लिखोगे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। क्यों नहीं होता है सर, नो क्यों कोई इफेक्ट क्यों नहीं होगा, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड डू नॉट कंप्रेस। तो सॉलिड कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा नहीं। तो आई होप आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे। इसी में हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। स्कूबा डाइवर मतलब गोताखोर कैसे काम करता है, गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एनोक्सिया क्या होती है, बेंड्स क्या होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।